हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो 8 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। फटाफट क्लास को ज्वाइन करो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं उसके बारे में मैं बस आपको एक पहले आइडिया दे देता हूं, फिर हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के। जैसे स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये फंड जो है वो किस पर्पज के लिए है। देन वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट वन नेशन वन चालान का इनिशिएटिव। गुजरात सरकार ने जो है वो ये इनिशिएटिव लेकर आई है, वन नेशन वन चालान। मतलब जैसे कि ट्रैफिक में जो चालान वगैरह कटते हैं ना, तो इसमें मेनली फोकस अब ये किया जा रहा है कि जितनी भी एजेंसीज है, ट्रैफिक एजेंसीज, उनको एक साथ जो है वो मर्ज किया जा रहा है। जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड आपने जो है वो पढ़ा हुआ है, राइट। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी जो है वो चर्चा हुई थी। तो उसी तरीके से वन नेशन वन चालान का ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर एक रायसीना डायलॉग से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब रायसीना डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोग को होनी चाहिए, प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस आल्सो। एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे नैनो डीएपी के बारे में, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी काफी डिटेल में आइडिया है कि नैनो डीएपी जो है वो क्या होती है, राइट। देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनाइटेड नेशन हाई सीज ट्रीटी। इस टॉपिक को हमने स्टेट पीएससी के करंट अफेयर्स में कवर किया था, बट थोड़ा सा था उसमें डेटा। बट अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये यूनाइटेड नेशन हाई सीज ट्रीटी क्या है। वैसे तो आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है इस ट्रीटी से रिलेटेड, बट और डिटेल में हम लोग इसके बारे में कवर करने वाले हैं। देन सी हॉर्स। सी हॉर्स जो है वो क्या है? जैसे कि समुद्री घोड़े जो होते हैं, अभी एक्चुअली में क्या हो रहा है कि इन लोग को जो है वो शिफ्ट करना पड़ रहा है, यानी कि ये माइग्रेट हो रहे हैं, ओडिशा की तरफ जो है वो जा रहा है, राइट। साउथ से जो है वो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर फिशिंग। तो ओवर फिशिंग के कारण जो है ये इनका मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये टॉपिक तो बहुत ही जबरदस्त है, बायो कंप्यूटर्स का टॉपिक है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर साइबर वॉरियर है, साइबर के इश्यूज हम लोग को जो देखने को मिल रहा है उसको रोकने के लिए जो है ये टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। देन फिर बताया जा रहा है कि मीराबाई चानू ने जो है वो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दूसरी बार जीता है। उससे रिलेटेड एक टॉपिक है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, तो इन्होंने जो है वो अगले साल के लिए बजट जो है वो प्रेजेंट जो है वो किया है। एंड देन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है आरबीआई ने एक मिशन लॉन्च किया है मासेस के बीच में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए। जैसे आज की डेट में हम लोग डिजिटलाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं, कि फोकस किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन जो है वो हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो डिजिटल ट्रांजेक्शंस करें, राइट। तो उस पर्पस के लिए आरबीआई का एक मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हर पेमेंट डिजिटल मिशन जो है वो किससे रिलेटेड है, या फिर किसने इसको लॉन्च किया है। तो आरबीआई आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन एक नया प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, फिन एम्पावर। तो ये बेसिकली लॉन्च किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यूनाइटेड नेशन वुमेन इंडिया के द्वारा। एंड देन तहसील महूगंज, रीवा की तहसील महूगंज है, ये 53rd डिस्ट्रिक्ट बन गई है मध्य प्रदेश की। एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीत लिया है एयर सर्विस क्वालिटी बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2022। एंड एस एस दुबे जो है वो 28 कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो बन गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। तो ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का क्या काम होता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है वो डबल हो गई है, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। इंडिया की नेवी की आईएनएस त्रिकंड जो है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज या कटलास एक्सप्रेस 23 जो है उसका पार्ट बन गई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूपी सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि अब जो भी लोग जो है 13 अक्टूबर 2025 तक जो भी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करते हैं तो उनको रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फी गाड़ियों को खरीदने के लिए नहीं देनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। फिर लाडली बहना स्कीम जो है वो मध्य प्रदेश की है, महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए स्कीम है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं और ये टॉपिक रिपीट हो गया यहाँ पर। विनोद कुमार शुक्ला जी, इनको 2023 पेन या फिर नबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मिला है। देन केंद्र सरकार ने जो है वो लॉन्च किया है पहला नेशनल सर्वे एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उससे रिलेटेड। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। तो मेरी आवाज सभी लोग को प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है, स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है? चलिए, स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड की यहां पर जो है वो बात हो रही है। स्वामी ने अभी तक, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट फंड ने अभी तक जो है वो फाइनल अप्रूवल दे दिया है 130 प्रोजेक्ट का और 12,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। 2019 में जब से ये शुरू हुई है, यानी कि 2019 से इसकी शुरुआत होती है, 2019 से लेकर अभी तक इसने 20,557 यानी कि 20,557 घरों को बना लिया है। मेन ऑब्जेक्टिव इनका यह है कि इनको टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में अगले 3 सालों में
81,000 से ज्यादा घर कंप्लीट करना है। क्या कोई मुझे बताएगा कि टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज जो होती हैं, या टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5, ये सब जो सिटीज हैं, ये सिटीज किस आधार पर डिवाइडेड है? यानी कि टीयर 1, टीयर 2 इनको किस आधार पर हम लोग बोल रहे हैं? कैन एनीवन टेल मी कि किस आधार पर टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज जो है वो बनाई गई हैं? क्या किसी को पता है? पॉपुलेशन, सिंपल सी चीज, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के आधार पर जो है ये ग्रुप में कैटेगराइज जो है वो कर दिया जाता है अलग अलग सिटीज को। तो बताया जा रहा है कि अगले 3 सालों के अंदर 30 टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में ये 81,000 से भी ज्यादा घर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको देखो एक जनरल आइडिया लगी गया है कि स्वामी स्कीम से रिलेटेड, की स्वामी स्कीम जो है वो घर बनाती है या बनवाती है या फंडिंग प्रोवाइड कराती है घर या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए, आप ये कह सकते हो। तो स्वामी फंड है क्या? तो पहली चीज तो स्वामी का फुल फॉर्म स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, मतलब अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउस के लिए ये स्पेशल विंडो है। ये स्पेशल विंडो इन्वेस्टमेंट फंड 1 है, राइट। ये फंड जो है वो स्पॉन्सर करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इस फंड को मैनेज करती है एसबीआई कैप वेंचर लिमिटेड, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप की एक कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई? पॉइंट्स क्या क्या समझ में आया आपको कि ये एक इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्वेस्ट करने का फंड। और ये फंड कौन स्पॉन्सर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन मैनेज करती है? एसबीआई कैप वेंचर लिमिटेड कंपनी। अब सुनो बहुत ध्यान से चीज, कि जो भी प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, जैसे कि समटाइम्स इट हैपन कि किसी बिल्डर ने जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किया, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, अब उस बिल्डर का हो गया दिवाला, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट अकाउंट उसका हो गया, या प्रोजेक्ट किसी भी रीजन के कारण रुक गया, या किसी केस के चलते फंस गया, रुक गया। तो आपको पता है कि जब आप किसी जगह पर घर खरीदते हो या बुक करवाते हो, घर की बुकिंग करवाते हो, तो आप उस समय एक बुकिंग अमाउंट देते हो। फिर जो वो बिल्डर होता है वो बोलता है कि हम पोजीशन आपको इतनी तारीख को जो है वो दे देंगे। दैट मीन्स कि इतनी तारीख को घर बनकर रेडी हो जाएगा, आपके हाथ में पोजीशन आपको मिल जाएगा, यू कैन एंटर। बट समटाइम्स इट हैपन बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज ये चीज नहीं हो पाती, और जब ये चीज नहीं हो पाती तो उसके कारण काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो लोग बाग परेशान ना हो, तो इसलिए इस फंड से पैसा निकालकर ऐसे रुके हुए प्रोजेक्ट्स को दोबारा से शुरू किया जाता है। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड, स्वामी फंड। क्लियर हुआ? चलो, अब वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव के बारे में यहां पर बात हो रही है। गुजरात सरकार ने सेटअप किया है वर्चुअल ट्रैफिक कोड। क्या सेटअप किया है? वर्चुअल ट्रैफिक कोड। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन, डिजिटल। ट्रैफिक कोड मतलब कि ये एक ऐसी न्यायालय है, ऐसी अदालत है जो ट्रैफिक के केसेस जो है वो में डील करेगी। चालान वगैरह होता है ना कि हमने सीट बेल्ट नहीं पहना तो चालान लग गया, या फिर हमने रेड लाइट क्रॉस कर दी तो चालान लग गया। तो ऐसे केसेस के लिए एक ऑनलाइन कोड जो है वो बनाई जा रही है। वन नेशन वन चालान एक इनिशिएटिव है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जितनी भी एजेंसी है ट्रैफिक पुलिस की, आरटीओ की, उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। और ये सिस्टम के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा, तो सीसीटीवी नेटवर्क के थ्रू, क्योंकि आज की डेट में तो फोटो खींचकर घर पे आ जाती है, चालान घर पे आ जाता है, पता होगा आप लोगों को। तो सीसीटीवी में तुरंत जो है वो कैप्चर हो जाता है कि आपने, और ये किस एप्लीकेशन के थ्रू होता है? वाहन सारथी। तो बोल रहे हैं कि ये इन सब चीजों के माध्यम से, सीसीटीवी नेटवर्क, वाहन सारथी, इन सब के माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है कि डिटेक्ट कर लिया जाता है कि कौन सी गाड़ी है और उस गाड़ी का ओनर कौन है। तो पूरी चीज डिटेक्ट कर दी जाती है और फिर उसके घर पर चालान जो है वो भेज दिया जाता है। और ई चालान जो है वो मोबाइल नंबर जो भी गाड़ी से लिंक है वहां पर भेज दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति चालान 90 दिनों के अंदर नहीं भरेगा तो ऑटोमेटिकली वर्चुअल कोर्ट में उसकी कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट में मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सामने वाला जिसने अपराध किया है, यानी कि अपराध इन द सेंस कि मतलब उसने, ऑब्वियस ही बात है कि ट्रैफिक रूल्स या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तो वो व्यक्ति की कार्रवाई जो होगी वो इस ऑनलाइन कोर्ट में होगी। उस समय उस व्यक्ति को जो है वो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने मोबाइल से ही जो है वो अपना पेमेंट करके, और जैसे ही वो अपना पूरा पेमेंट, अपना फाइन जो है वो भर देंगे, पेनाल्टी भर देंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका केस जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये है ऑब्जेक्टिव एक वर्चुअल कोर्ट का। अब आप बोलोगे सर ऐसे में अगर कोई व्यक्ति वर्चुअल कोर्ट में भी अटेंड नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो उसको पकड़ा जाएगा, राइट। फिर तो जज जो है वो बोलेंगे कि पकड़ कर उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो, राइट। तो ये चीज है। अब रायसीना डायलॉग, ये जो टॉपिक है इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 200% क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो पहली चीज तो 8वां एडिशन इस रायसीना डायलॉग का हम लोग को देखने को मिला, और इस साल 26 कंट्री से भी ज्यादा कंट्रीज के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ्स मौजूद थे। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ तो आपको समझ में आ गया ना,
तो एक चीज आपको इसी से ही क्लियर हो रही है कि ये सिक्योरिटी को इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर एनहेंस करने का एक प्लेटफॉर्म है। सो इंडिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस पर्टिकुलर इवेंट के दौरान बताया कि हमें मल्टीलैटरलिज्म की अप्रोच जो है वो अपनानी है। अब ये मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल रिलेशंस में मल्टीलैटरलिज्म का मतलब ये होता है कि मल्टीपल कंट्रीज जो है वो एक साथ मिलकर एक गोल पर, यानी कि उनके कॉमन गोल पर काम करें। यानी कि काफी सारी कंट्रीज के जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन गोल्स होते हैं, वो जब मिलकर एक साथ उस प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को एड्रेस करते हैं या फिर उस गोल को अचीव करने पर फोकस करते हैं, तो उस चीज को मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जो है, उनका कहना यह था कि हमें मल्टीलैटरलिज्म पर काम करना है। और किस कॉन्टेक्स्ट पे? वही जियो पॉलिटिक्स जो चेंज हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट पे, क्योंकि देखो वॉर की स्थिति रशिया यूक्रेन के बीच में हम लोग को देखने को मिली, और रशिया यूक्रेन में जब वॉर हुआ तो वर्ल्ड जो है वो फिर से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कुछ रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ यूएसए को सपोर्ट कर रहा है, राइट? तो इट इज हैपनिंग अगेन, राइट? तो ऐसी चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। इन्होंने बोला कि हमें रिफॉर्म्स लेकर आना है। अब हम लोग को मिलकर एग्रेसिवली जो मुद्दे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको रिजॉल्व करने पर फोकस करना है, राइट? तो इस चीज के बारे में उन्होंने बात करी। अब जियो पॉलिटिक्स क्या होती है? जियो पॉलिटिक्स स्टडी है धरती की ज्योग्राफी के इफेक्ट की, जो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलती है। तो दैट इज जियो पॉलिटिक्स। और फिर जो है वो बोला गया कि जो नया वर्ल्ड जो तैयार हो रहा है, न्यू वर्ल्ड एरा जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये मल्टीलैटरलिज्म पर बना है, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए बना है, गरीबी इसमें हमें हटानी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करना है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स पर फोकस करना है, डेमोक्रेसी पर फोकस करना है, हम शांति बनाकर रखें और एक प्रॉपर जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर को जो है वो हम लोग मेंटेन करके चले, उस पर हम लोग को कमिट करके चलना है। और इंडिया की जो थीम है G20 प्रेसिडेंसी की, तो इंडिया की थीम जो है वो है वासुदेव कुटुंबकम। अब ये चीज आप ध्यान में रखना, क्योंकि रायसीना की जो जो मेन थीम्स वगैरह जो होती है ना, तो उसको आपको ध्यान में रखना। और ये G20 की प्रेसिडेंसी की भी इंडिया की थीम है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली, वन फ्यूचर फॉर इट्स G20 प्रेसिडेंसी, एंड नीड फॉर यूनिटी ऑफ पर्पस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। अब मेनली हम लोग आज की डेट में जो है वो अपने जो फॉरेन पार्टनर्स कंट्रीज जो है उनके साथ रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के ऊपर मेनली जो है वो फोकस कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। एंड देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी ने पैनल डिस्कशन के दौरान जो है वो डेमोक्रेसीज 11 प्रोटेक्टिंग अवर टेक्नोलॉजी फ्यूचर के बारे में बात करी। इनने बोला कि हमें सेमीकंडक्टर पर काम करना है, कोविड-19 के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और इनोवेशन पर काम करना है, लाइक माइंडेड नेशंस यानी कि जो कंट्रीज एक जैसा सोचती हैं, उन्हें मिलकर काम करना है कि हम आने वाले समय की टेक्नोलॉजीज पर जो है वो मिलकर काम कर सकें, कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर सकें। फिर रीजनल सिक्योरिटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन्होंने कहा है कि हमें छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है वो काम करना है, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स पे हम जब काम करेंगे तो हमारे बीच में ट्रस्ट क्रिएट होगा, इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब कि सामने वाली कंट्री जो है वो, जैसे कि जो वो ऑपरेशन करती है जिस तरीके से, यानी कि जिस तरीके से जो है वो किसी भी मिशन को अचीव करती है, उनकी जो ट्रिक टैक्टिक्स है वो दूसरी कंट्रीज भी सीखें। और नेक्स्ट ओवरऑल आउटकम कि रिजल्ट पर फोकस करना है। तो ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने जो है वो ये वाली बात कही। इन्होंने हमारे सागर इनिशिएटिव पर भी फोकस डाला, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और गवर्नमेंट जो है उनका प्रेजेंस हम लोग को स्ट्रेटेजिक सेक्टर पर देखने को मिलता है। रायसीना डायलॉग पर बात करते समय फाइनेंस मिनिस्टर का कहना यह था कि कंट्री जो है उनके पास गवर्नमेंट ओन्ड प्रोफेशनली रन कंपनीज जो है वो 4 ब्रॉड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में रखने की आवश्यकता। और ये 4 ब्रॉड स्ट्रेटेजिक सेक्टर है: एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल और भी दूसरे मिनरल्स, और बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसको स्ट्रेंथन करते हुए जो है वो चलना है। तो ये चीज जो है वो बोली गई। अब रायसीना डायलॉग के बारे में हम लोग बात करें तो रायसीना डायलॉग इंडिया की एक बहुत ही प्रीमियम टॉप मोस्ट फॉरेन पॉलिसी हम लोग को देखने को मिलती है। फॉरेन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो पूरे दुनिया भर में जो मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज हैं, जो ऐसे मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं, चुनौतीपूर्वक मुद्दे,
तो उनको एड्रेस करने के लिए ये काम करती है। तो आपने क्या समझा कि रायसीना डायलॉग क्या है, कि इंटरनेशनल लेवल का ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के मुद्दे के बारे में डिस्कशन होता है। और पहला सेशन इसका 2016 में हुआ था, और ये शंग्री ला डायलॉग जो कि सिंगापुर में हर साल होती है, और म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जिसका 59th एडिशन जो है वो फरवरी 2023 में देखने को मिला। जैसा ये दो चीजें काम करती है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और शंग्री ला डायलॉग, तो इसी की तरह ही रायसीना डायलॉग भी हम लोग को देखने को मिलती है। और इसको को होस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। ये दो चीज आप ध्यान में रखना कि इस डायलॉग को 2016 के इन दोनों ने जो है वो को होस्ट किया। अब रायसीना हिल, ये तो आप लोग के लिए सबसे फेवरेट प्लेस होने वाली है आने वाले समय में जब आप लोग ऑफिसर बनेंगे। तो इसका नाम रायसीना डायलॉग इस हिल के नाम पर रखा गया। अब ये जगह ही ऐसी है जहां पर पावर हम लोग को नजर आती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये एक एरिया है रायसीना हिल, जहां पर राष्ट्रपति भवन है, जहां पर आप जाओगे अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद। पहले तो आपकी जर्नी लबासना में होगी, फिर भारत दर्शन, और एंड में राष्ट्रपति भवन आप जाओगे, फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के साथ आपका डिनर होगा, राइट। फिर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस रायसीना हिल्स में लगातार आपके जब आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, आईएएस आईपीएस, तो रेगुलर आपका मूवमेंट जो है वो इस एरिया पर होता रहेगा समय समय पर। सो रायसीना डायलॉग का सिग्निफिकेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उभरती हुई ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल अफेयर्स को इसमें डिस्कस किया जाता है। ये दुनिया भर के जो लीडर्स होते हैं उनको एक जगह पर लेकर आती है ये डायलॉग के माध्यम से, जहां पर वो जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक इश्यूज को डिस्कस करते हैं। और थीम जो है हर साल की वो अलाइन होती है, जो भी मुद्दे होते हैं ग्लोबल कम्युनिटी के, उससे रिलेटेड हम लोग को नजर आती है। और ये फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग को जो है वो एनकरेज करती है। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर फोकस करना है, तो इस पर फोकस किया जाता है, और इसको इंडिया ने लीड किया है, जैसे कि आपको पता ही है। तो ये रायसीना डायलॉग से रिलेटेड एक टॉपिक था जिसकी एक बहुत अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। अब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 2016 में रायसीना डायलॉग को इसने भी जो है वो को होस्ट किया था। ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इनकरेज वॉइसेस फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, ज्योग्राफीज एंड जेंडर्स, हर जगह की आवाज जो है वो सामने रखना। जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं जो पूरा दुनिया जो है वो फेस कर रही है, तो उन चैलेंजेस को जो है वो सामने रखना। और ऑब्जेक्टिव जो हम लोग को देखने को मिलता है कि एक स्ट्रांग और प्रॉस्पेरस इंडिया जो है वो बनाना, कि फेयर और इक्विटेबल वर्ल्ड रहे। ये दुनिया ऐसी रहेगी जहां पर इक्वलिटी रहे, यूनिटी रहे, क्योंकि आज की डेट में आपको ऑलरेडी पता है कि डिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, तो उसमें आपस में ग्रुप्स बनते जा रहे हैं, कंट्रीज आपस में जो है वो डिवाइड होती जा रही है। अफगानिस्तान का मुद्दा उठा के देख लो, इसराइल का मुद्दा उठा के देख लो, इसराइल पैलेस्टीन, तो दुनिया भर में ये सब इश्यूज हम लोग को अलग अलग जगह पर देखने को मिल रहा है। म्यांमार अपनी नेबरिंग कंट्री का ही देख लो, वहां पर मिलिट्री रूल हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। सो दीज आर सम इश्यूज। तो ऐसे इश्यूज नहीं होने चाहिए, इन सब मुद्दों को जो है वो रिजॉल्व करना है, शांति बरकरार करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का काम होता है, राइट, कि ये बताए कि किस प्रकार से जो है वो पॉलिसी मेकर्स को बताए कि आप ये मुद्दा है और इस मुद्दे को आप कैसे रिजॉल्व करोगे, तो ये सजेशन भी देती है। क्लियर। अब नैनो डीएपी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये टॉपिक को मैं पहले भी आप लोग को जो है वो कवर करा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। नैनो डीएपी का टॉपिक अगर आपको शायद याद हो तो, डीएपी का कोई मुझे फुल फॉर्म बताएगा? डीएपी, सो केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया है नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट। तो डीएपी का फुल फॉर्म याद रखना, डाई अमोनिया फॉस्फेट। और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में जो है वो इसको नोटिफाई कर दिया है, अलाउ किया जा रहा है कि अब फार्मर्स को जो है ये नैनो डीएपी जो है वो दिया जाएगा। और इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया है इफ्को ने, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसने इसको इंट्रोड्यूस किया है नैनो लिक्विड यूरिया को 2021 में, और इसको भी नैनो डीएपी को। और नैनो डीएपी जो है इसका प्राइस बहुत कम होगा, मात्र 600 रुपए 500 लीटर की बोतल के लिए। यानी कि जो आज की रेट पे हम लोग को देखने को मिलता है कि सब्सिडाइज रेट जो है वो 50 किलो एक बैग का है डीएपी के, उसका आधा 1200 रुपए या 1300 रुपए समथिंग हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। तो उससे आधा 600 रुपए में जो ये मिल जाता है, बताया जा रहा, अवेलेबल किया जाएगा। और इस नैनो डीएपी को अगर आप खेतों में डालोगे तो 30% जो ईल्ड जो है वो बढ़ जाएगी।
30% प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, स्पेशली ऐसे एरियाज में जहां पर मिट्टी की क्वालिटी खराब है, जहां पर पानी की कमी है। और चिंता वाली बात यही है कि लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल और हेल्थ इंपैक्ट जो है वो नैनो डीएपी के हो सकते हैं आने वाले समय में। ये चिंता वाली बात है नैनो डीएपी से रिलेटेड, कि अभी तो ठीक है बट वी डोंट नो, हमारे पास कोई एक सालों का रिकॉर्ड नहीं है। और चिंता वाली बात यह है कि आने वाले समय में कहीं मिट्टी डिग्रेड ना हो जाए, उसकी क्वालिटी और खराब ना हो जाए। तो दिस इज द मेन कंसर्न जो कि अभी नैनो डीएपी से एसोसिएटेड है। इससे पहले केंद्र सरकार ने जो है वो कहा था कि फर्टिलाइजर कंपनीज को और मतलब जितने भी जो फर्टिलाइजर सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, राइट, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, सप्लाई फील्ड में, राइट, तो उनको कहा था कि आप प्रमोट करो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को। तो नैनो डीएपी क्या है, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है। लीटर नहीं सर, एमएल होगा, मिली लीटर। 500 लीटर, हाँ यार 500 एमएल होगा वो। 500 लीटर तो बहुत ज्यादा होता है, 500 एमएल है, बिल्कुल सही। दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ माइंड। वेरी गुड रविंद्र जी, वेरी गुड। वो एमएल है, सॉरी, वो लीटर्स नहीं, एमएल है। अब नैनो डीएपी जो है वो क्या है, तो नैनो डीएपी एक जॉइंटली मैन्युफैक्चरिंग इसकी हुई है इफ्को के द्वारा, और एक प्राइवेट प्लेयर है कोरोमंडल, इसके द्वारा। और इनको ऑब्जेक्टिव यही है कि नैनो यूरिया नॉन यूरिया फर्टिलाइजर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिस पर एनुअल सब्सिडी जो जाती है उसको कम करना है, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत पैसा जो है वो उस पर जाता है, राइट। आपको ऑलरेडी पता है कि दो मेजर चीजें जिसपे सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जाती है, एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो हम लोग फेयर प्राइस शॉप से जो गरीबों को राशन जो प्रोवाइड किया जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को जो राशन प्रोवाइड किया जाता है, उसमें सरकार सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड सब्सिडी। और दूसरे नंबर पे आ जाता है ये फर्टिलाइजर सब्सिडी, राइट। तो यू नो अबाउट इट। अब सुनो, तो सब्सिडी को सरकार की कम करना है, मतलब फायदा प्रोवाइड कराना है, क्योंकि जो काम 1300 रुपए में हो रहा था उसको ये 600 रुपए में लेकर आ गए। तो कितनी अच्छी बात है, आपको 50% जो है वो सरकार की बचत होगी। और डीएपी, डाई अमोनिया फॉस्फेट जो है, ये बेसिकली एक फर्टिलाइजर हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों है। और नैनो डीएपी जो है उसको मॉडिफाई किया गया है नैनो स्केल पर क्रॉप ग्रोथ और यील्ड को एनहेंस करने के लिए, राइट। और इसमें जो डीएपी है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसके पार्टिकल साइज को जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, 1 to 100 नैनोमीटर पर लेकर आ गए हैं। और स्मॉल साइज जो इस पार्टिकल का है वो अलाउ करेगा कि बेटर तरीके से प्लांट्स की रूट्स तक ये फर्टिलाइजर्स पहुंच जाए। ये बहुत एफिशिएंट है ट्रेडिशनल डीएपी से। और इसका मतलब ये है कि कम फर्टिलाइजर में जो है वो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। और इवन ये वॉश अवे नहीं होगा, मतलब आप पानी डालोगे तो पानी के साथ बह के नहीं चला जाएगा, क्योंकि बहुत मतलब छोटा रहता है, इसका पार्टिकल बहुत नैनो, इसलिए तो नाम है नैनो। अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हम लोग को देखने को मिलती है। एक तो इसका कॉस्ट एडवांटेज है, एक तो ये सस्ता पड़ रहा है, सरकार को हेल्प कर रहा है, राइट। बट देखो, ये जो कॉस्ट एडवांटेज इसका है, ये इसका डिसएडवांटेज भी अभी इनिशियली है, क्योंकि इनिशियल पीरियड में इसको बनाने में बहुत पैसा लग रहा है, बट लॉन्ग रन में ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। और ये सब्सिडी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में हेल्प करेगा, बेटर क्रॉप की क्वालिटी होगी, नाइट्रोजन एफिशिएंटली उपयोग में लिया जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो रिड्यूस होंगे। चैलेंजेस यही है, कॉस्ट का चैलेंज जो मैंने भी आपको बता ही दिया, कि हालांकि ये हमें देखने को मिल रहा है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा लॉन्ग रन में, बट इनिशियली इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी हाई है। अच्छा, इसमें अवेलेबिलिटी का इशू है, राइट, सप्लाई अभी नहीं है, लिमिटेड है। अवेयरनेस नहीं है लोगों को, एजुकेशन की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू। एक और चीज यह है कि अगर किसान प्रॉपर मात्रा में अपने खेत में इस डीएपी को नहीं डालेगा, नैनो डीएपी को प्रॉपर जो प्रिस्क्राइब जो मात्रा है उसमें नहीं डालेंगे, ज्यादा डाल देंगे या कम डाल देंगे, तो ये इशू क्रिएट कर सकता है, ये फिर यूजलेस भी हो सकता है एक पर्टिकुलर एरिया में, राइट। तो ये चीज हम लोग को नैनो डीएपी से रिलेटेड देखने को मिली। तो उम्मीद करता हूं आपको नैनो डीएपी से रिलेटेड पूरी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। एक स्टूडेंट है अर्चना, उनको लाइव लेक्चर शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट गाइस, थोड़ा सा होल्ड करिएगा। प्लीज एनेबल परमिशन फ्रॉम सेटिंग।
नहीं, साक्षी उनको बोल दो कि उनको ये चीज बता, अरे यार साक्षी उनको ये चीज बता दो कि ये क्या कर लें कि वो वहां से अपने फोन की सेटिंग्स में से ओपन करें, इनके फोन की सेटिंग का इशू है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। यूनाइटेड नेशन हाई सीज ट्रीटी के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो रिसेंटली पहली बार यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स ने एग्री किया है एक यूनिफाइड ट्रीटी के बारे में बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई सीज में। बिकॉज हाई सी एक ऐसा एरिया हम लोग को देखने को मिलता है जिसका ज्यूरिसडिक्शन किसी के पास नहीं है। और ये ट्रीटी नेगोशिएट हुई है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अंडर, जो 1982 का कन्वेंशन है, जिसके बारे में एक आपको अच्छे से जानकारी है कि इस कन्वेंशन के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है कि डिसाइड किया जाता है कि एक कंट्री की टेरिटोरियल लिमिट कितनी होगी, एक कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो कितना होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल लिमिट होती है और 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर एक कंट्री जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकती है रिसोर्सेज को। बट उसके बाद वाला जो एरिया होता है वो हाई सीज का एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर इंटरनेशनल वाटर्स आप कह सकते हो, वो एरिया होता है। और जहां पर किसी का भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, और किसी का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होने के कारण वहां पर एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो हाई सीज को प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए ट्रीटी लाई गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन हाई सीज ट्रीटी। और ये ट्रीटी UNCLOS के अंडर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई। 2/3 2/3 पूरे दुनिया भर का ओशियन जो है वो करेंटली इंटरनेशनल वाटर या हाई सीज की कैटेगरी में आता है। अभी तक सिर्फ 1% इस एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है। और इस ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक अपडेटेड फ्रेमवर्क क्रिएट करना जिसके थ्रू हाई सीज में जो मरीन लाइफ है, जो स्पीसीज हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसमें एक नई बॉडी बनाई जाएगी ओशियन लाइफ को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसके अलावा एक मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज भी स्टैब्लिश किया जाएगा हाई सीज के अंदर, जहां पर मतलब बहुत सारे जो एक्टिविटीज होती हैं जो स्पीसीज को डैमेज कर सकती हैं, किसी प्रकार की एक्टिविटीज जो स्पीसीज के लिए नुकसानदायक है, वो एक्टिविटीज वहां पर नहीं कंडक्ट की जाएगी। ये ट्रीटी स्टैब्लिश करेगी कुछ रूल्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कंडक्ट करने के लिए, राइट। अब हाई सीज की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो 90% ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मरीन लाइफ को अफेक्ट कर रही है। 90% तो नहीं, मैं तो बोलता हूं 100%, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो इफेक्ट कर ही रही है मरीन लाइफ को। बिकॉज आप एनवायरमेंट के स्टूडेंट है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हल्का सा भी जो टेम्परेचर राइज होता है ना, वो एक्वेटिक स्पीसीज के लिए बहुत डेंजरस होता है। या राइज छोड़िए, हल्का सा भी वेरिएशन टेम्परेचर में, चाहे बढ़ना या चाहे घटना, वो एक्वेटिक स्पीसीज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो हाई सीज ट्रीटी की इंपॉर्टेंस ये है कि मरीन लाइफ के प्रोटेक्शन में ये हेल्प करेगी, एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करेगी। काफी सारे मरीन स्पीसीज जैसे कि डॉल्फिन, वेल, सी टर्टल्स, काफी सारी मछलियां, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। 30%, अब देखो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टारगेट है 30x30, 30x30 जिसको बोलते हैं एक्स है वो, ये बाय मत यूज करना, एक्स, 30x30 टारगेट है। ये टारगेट क्या कहता है कि 30% पूरे दुनिया भर की जमीन और सी, 30% लैंड, 30% सी को 2030 तक प्रोटेक्ट करना है। तो 30x30 का ये टारगेट है। अभी मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये टारगेट अपग्रेड करके 40x40 भी कर दिया है इन लोगों ने, राइट। बट आपको 30x30 के बारे में पता होना चाहिए। ट्रीटी जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा सोसाइटी को, हेल्प करेगा बायोडायवर्सिटी लॉसेस को रिजर्व करने में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करेगा। बट डेवलपिंग कंट्रीज थोड़े फंड को लेकर, लिमिटेड फंड को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड है कि डेवलप कंट्रीज जो है उनके कारण ये इशू हुआ है। वही सेम चीज जो पेरिस क्लाइमेट डील पे हम लोग को देखने को मिली थी। बट एनीवेज, अब UNCLOS के बारे में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। इसको लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। 1982 में इसको अडॉप्ट किया गया था और इंडिया ने 1982 में इसको साइन कर दिया था। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ज्यूरिसडिक्शनल लिमिट, यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री का क्षेत्र अधिकार समुद्र में कितना होगा, समुद्री एरिया में, उसको डिसाइड करना। और 12 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस होता है, वो टेरिटोरियल सी लिमिट होती है।
और 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया होता है। बस ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करना, यानी कि समुद्र में जो पोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है उसको कंट्रोल करना। और यूएनसीएलओएस के 3 इंस्टीट्यूशन से जनरली याद रखो, प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी पहला, दूसरा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, और तीसरा कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये 3 इसके नए इंस्टीट्यूशंस हम लोग को यूएनसीएलओएस के देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। सी हॉर्सेस, समुद्री घोड़े की यहां पर बात हो रही है। अभी बताया, मैंने आपको बता ही दिया कि ओवर फिशिंग के कारण, एक्सटेंसिव फिशिंग के कारण जो सी हॉर्सेस है वो ओडिशा की तरफ जा रहे हैं। ये माइग्रेट कर रहे हैं पाल बे से, गल्फ ऑफ मन्नार से लेकर ओडिशा की तरफ जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं। हालांकि ये स्विम नहीं करते, ये सिर्फ वेव्स के माध्यम से आगे तैरते रहते हैं धीरे धीरे, राइट। ये पुअर स्विमर है, राइट, क्योंकि आप देखो ना इनके फिंसी जो होते हैं वो ना के बराबर ही हम लोग को जो है वो नजर आते हैं। ये सस्पेंड करते रहते हैं, यानी कि लटके रहते हैं बस, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और ग्रेट सी हॉर्स जो है वो माइग्रेट नहीं कर रहे लार्ज नंबर्स में। और ओडिशा कोस्ट जो है वहां पर कोरल रीफ जो है वो नहीं है, इसी वजह से, क्योंकि देखो इनका घर होता है, कोरल रीफ्स हुआ, सी ग्रास हुई, राइट। तो ये इनके घर होते हैं, इनको ये घर मानते हैं। तो ओडिशा के अंदर ये वाली चीज नहीं है, कोरल रीफ है बहुत कम मात्रा में है, भी मैंग्रोव्स है ना वहां पर, उस एरिया पर मैंग्रोव ज्यादा हम लोग को नजर आते हैं, कोरल रीफ्स नहीं है। तो ये रहते ज्यादा कोरल रीफ्स में, राइट। अब सी हॉर्स क्या है? तो एक प्रकार की मरीन फिश हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिकल और टेम्परेट वाटर्स में रहते ही है। 46 प्रजाति हम लोग को सी हॉर्स की देखने को मिलती है, 12 प्रजाति इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, 9 प्रजाति जो है वो आपको जो है वो गुजरात से लेकर ओडिशा के एरिया में जो है वो नजर आ जाएंगी। इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो 12 प्रजाति जो है इनकी वल्नरेबल कैटेगरी में है, 17 प्रजाति का तो डेटा ही नहीं पता, डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में, और 2 एंडेंजर्ड है। CITES के अपेंडिक्स 1 के अंदर ये आती हैं। इनको खतरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन से है, राइट। इनका मतलब जैसे कि फिशिंग वगैरह जो होती है, ओवर फिशिंग भी आप कह सकते हो, राइट। फिर हैबिटेट जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण इनका खत्म होते जा रहा है। तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिल रही है। अब बात हो रही है बायो कंप्यूटर्स की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायो कंप्यूटर्स। तो साइंटिस्ट ने अभी स्टेप्स जो है वो लिए हैं और ये क्रिएट कर रहे हैं ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस को। मेन ऑब्जेक्टिव ये है बायो कंप्यूटर्स को क्रिएट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना काफी हाई है। सो ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस क्या है? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, वैसे ही है ये ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस, जो कि इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है ऑर्गेनाइड्स का इस्तेमाल करके। ब्रेन ऑर्गेनाइड्स जो है वो एक 3D कल्चर है ब्रेन टिश्यू का, जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया है ह्यूमन स्टेम सेल का उपयोग करके। अभी आपको ज्यादा चीजें समझ में आई नहीं होगी, ऊपर से चली गई होंगी। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं। इन्होंने एक लैब में स्टेम सेल के माध्यम से ब्रेन को बनाया है। जैसे हार्ट बन जाते हैं ना आजकल, हार्ट हार्ट यानी कि दिल, हार्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो वैसे ही इन्होंने जो है वो ब्रेन को जो है वो क्रिएट किया है लैब के अंदर। अब ये क्या करेंगे उस चीज से, ये बेसिकली, थैंक यू अनिल। हाँ मेरी, किसने बोला? कौन मैम? साक्षी? मेरी तबीयत खराब है? किसको बोल रही थी? क्या बोल रही थी? कब बोल रही थी? क्या बात कर रहा है? कब आया था? मेरी तबीयत तो खराब नहीं है, वो क्यों बोल रही मेरी तबीयत खराब है? बड़े चक्कर हैं यार। हाँ बोल रहा हूँ तबीयत खराब है, गिर गिर गए सब। हाँ अरे बड़े लफड़े हैं भाई। चाय पी लो यार, बढ़िया चाय बनी है आज। तो सुनो, लिवर, हाँ यस बिल्कुल सही जवाब रविंद्र जी। लिवर, लिवर भी जो है वो बनाया गया, हार्ट की भी 3D प्रिंटिंग हम लोग को देखने को मिली, राइट। अब देखो वैसे ही ब्रेन को भी तैयार किया जा रहा है। अब ये क्या करेंगे, अब ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से काम करता है इसको वो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है दिस ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस विल बी वेरी मच डिजास्टर,
will become disastrous. आप सोचो यार, एक कंप्यूटर जो ह्यूमन की तरह जब सोचने लगेगा तो डिजास्टर्स करेगा लिटरली, बिकॉज ह्यूमन के पास जो दिमाग है ना, और वही दिमाग जो है वो उसको अच्छा भी बना देता है और वो उसको बुरा भी बना देता है, वो उसको देवता भी बनाता है, असुर भी बनाता है। ये एक बड़ा इशू है। अब सोचो कि एक मशीन टेक्नोलॉजी में इस चीज का उपयोग जब किया जाएगा तो क्या होगा यार। हालांकि अभी इनिशियली इनका कहना यह है कि ये इसको स्टडी इसलिए कर रहे हैं और ये बायो कंप्यूटर इसलिए बना रहे हैं कि जिससे कि ह्यूमन ब्रेन जैसा काम करता है ना, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, वैसे ये भी करेगा। बट ये बोल रहे हैं कि हम इसमें फायदा हमें मिल सकता है, जैसे कि ह्यूमन की अगर हम लोग को पता लगेगा कि ह्यूमन की का कॉग्निशन किस प्रकार का है, उसकी लर्निंग, यानी कि अब देखो आपको ऑलरेडी पता है एक ह्यूमन जो है ना, आपके यूपीएससी के सिलेबस में जितनी भी किताबें हैं, आप जानते हो जितनी किताबें, जितना मटेरियल है, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, हमारा ब्रेन उसको याद करने की क्षमता रखता है। जितनी किताबें, कम बोल रहा हूं मैं, उसका 25% भी नहीं है शायद वो कैपेसिटी। हर एक चीज याद रखने की क्षमता रखता है, लाइन बाय लाइन बोल रहा हूं, पेज बाय पेज। अगर एक व्यक्ति अपने ब्रेन को पूरी तरीके से यूटिलाइज करे तो ये बोल रहे हैं कि हम इस चीज से समझेंगे कि जो ब्रेन के इश्यूज जो हैं वो किस प्रकार के हैं, राइट। हम ये चीज समझेंगे कि पार्किंसन डिजीज जो है, माइक्रोसेफेली जो है, ये सब डिजीज जो है वो कैसे हुई हैं, तो उस चीज को हम समझेंगे। बट जब इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह ही लिंक कर दिया जाएगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि डिजास्टर्स भी हो सकता है। जो फ्यूचरिस्टिक मूवीज जो बनी है ना, रोबोट वोबोट, तो वैसे ही कुछ हो सकता है। हाँ बिल्कुल, रमन जी ने भी बिल्कुल यही बोला, रोबोट। अब साइबर वॉरियर की यहां पर जो है वो बात हो रही है। साइबर वॉरियर टीम्स और हेल्प डेस्क ये मिलकर जो है जो बढ़ते जा रहे हैं ना साइबर क्राइम्स विशाखापट्टनम में, उसको रोकने पर काम कर रहे हैं। 2022 में विशाखापट्टनम के अंदर 610 साइबर क्राइम के केसेस नजर आए, अगेंस्ट 316 जो 2021 में हम लोग को देखने को मिले थे। तो विशाखापट्टनम में साइबर क्राइम के केसेस ऑलमोस्ट 93% बढ़ गए। तो ये साइबर क्राइम के केसेस जो बढ़ रहे हैं, इसको रोकने के लिए सभी के सभी पुलिस स्टेशन सिटी के अंदर वहां पर एक्सक्लूसिव साइबर वॉरियर्स होंगे। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि ये साइबर वॉरियर टीम क्या है। ये पुलिस की एक यूनिट आप कह सकते हो जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए काम करेगी। इट इज नथिंग जस्ट अ यूनिट ऑफ पुलिस दैट विल गोइंग टू हैंडल द साइबर क्राइम केसेस। एडिशनली साइबर क्राइम हेल्प डेस्क ये सेटअप किया जाएगा सभी पुलिस स्टेशन के अंदर अगले 2 महीनों में। तो ये चीज हम लोग को विशाखापट्टनम के अंदर देखने को मिल रही है। तो साइबर वॉरियर्स क्या है, तो लगभग 70 पुलिस वाले, जिसमें लगभग 20 सब इंस्पेक्टर और काफी सारे एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक के, इनको वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी साइबर क्राइम से रिलेटेड। साइबर वॉरियर टीम जो है उसको हेड करेंगे एक सब इंस्पेक्टर और स्टाफ। पुलिस प्लान कर रही है कि वो इंट्रोड्यूस करेगी साइबर सेंटिनल कॉन्सेप्ट, जिसमें एटलीस्ट एक व्यक्ति हर एक कॉलोनी या हर एक एरिया के अंदर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी बेसिक स्किल्स से साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए, और वो दूसरे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। इट्स जस्ट लाइक कि आप जैसे आप जिस कॉलोनी में रह रहे हो उस कॉलोनी का एक वॉलंटियर बना दिया जाएगा और पूरी उसको ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि साइबर क्राइम को कैसे हैंडल करना है, जिससे कि वो उस कॉलोनी के लोगों को अवेयर भी कर सके और साइबर क्राइम से बचा भी सके। तो इंडिया के अंदर साइबर क्राइम की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर लगभग 52,974 साइबर क्राइम के इंसिडेंट्स 2021 में रिकॉर्ड किए गए। 2020 से लगभग 6% ये ज्यादा हम लोग को देखने को मिला। मतलब साइबर क्राइम के केसेस तो बढ़ ही रहे, आप जानते ही हो। तेलंगाना हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस हम लोग को देखने को मिले। उत्तर प्रदेश कर्नाटक के अंदर गिरावट आई साइबर क्राइम के मामलों में। मेन चैलेंजेस है, सबसे बड़ा तो ज्यूरिसडिक्शनल इशू, क्षेत्राधिकार, कि साइबर क्राइम का केस जो है वो किसके क्षेत्राधिकार में जाएगा। अरे ज्यूरिसडिक्शनल का इशू तो बहुत बड़ा होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक रोड है, अब रोड में 2 पट्टी होती है ना, एक आने वाली एक जाने वाली। अगर ऐसी भी जगहें होती हैं जहां
अगर रोड की पट्टी के उस पार अगर एक्सीडेंट होगा डील करेगा, इस पर एक्सीडेंट होगा तो ये फलाना थाना डील करेगा। अब रोड, एक एक्सीडेंट मैंने देखा था रोड के बीचों बीच हो गया था, दो पुलिस वालों की टीम अलग अलग थाने से आपस में लड़ रहे हैं कि ये तुम्हारा केस है, नहीं ये तुम्हारा है। तो ऐसी चीजें भी जो है वो नजर आती हैं, समझ रहे हो। और फिर कई बार ये भी है, अब भाई ऑनलाइन फ्रॉड है ये। अब ऑनलाइन फॉरेन कंपनीज भी, अब जैसे फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, तो ये सब चीजें जो है फॉरेन कंपनीज है। अब इन कंपनीज में कोई यूजर फ्रॉड कर रहा है या इस यूजर के माध्यम से किसी को चूना लगाया, तो इन कंपनी से डेटा निकलवाना मुश्किल है। उसमें डिफिकल्ट, मुश्किल तो नहीं, डिफिकल्टी है, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि फॉरेन एंटिटी, फॉरेन कंपनी के ये कंट्रोल में है। बेंगलुरु के अंदर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के केसेस भी नजर आए, बट कुछ 3 सालों में इसमें डिक्लाइन भी हम लोग को देखने को मिला। कर्नाटक में सबसे ज्यादा नंबर है साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के। अब लड़कियां बेचारी भोली 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 भाली होती हैं, राइट। उनसे कोई पूछता है कि बताना ओटीपी, तो बता देती हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, राइट। बट हाँ, इमोशनली थोड़ा सा ज्यादा हो जाती हैं जो लड़कियां जो होती हैं, ये अक्सर मैंने जो है वो देखा है। उनको चूना लगा दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि अरे यार, अब जैसे एक, चलो छोड़ो वाली बात, एक किस्सा मुझे अपना ही याद आ गया था। मैंने अपनी जो एक सिस्टर है, मतलब वो सिस्टर मतलब अच्छी है अभी वो, स्कूल में थी मेरे साथ, एंड वो मेरी सिस्टर बन गई, और अच्छा एक लॉन्ग टाइम हमने साथ जो है वो हम लोग थे, और अभी तो उसकी शादी हो गई है एक मेजर से, तो वो बाहर जो है वो चली गई है। तो हम लोग साथ में घूमते घूमते थे, तो एक बार ऐसे ही मैंने उसको चूना लगाया था। वो भी एक कहानी मस्त थी, तो बेचारी डर गई थी। तो यही चीज, अब चूना मतलब ऐसा भी नहीं, नहीं तो बोलोगे अरे वाह सर चूना लगाते हैं, अरे नहीं, कर दिया था, एक छोटा सा ही था, और वो भी फिर बाद में उसको बता भी दिया कि मैंने देख ऐसा किया था। बहुत चालाक है लड़कियां, अरे लड़कियों की सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगती है कि उनका, उनके अंदर एक पावर होती है कि उनको पहले से कुछ चीजों के बारे में पता लग जाता है। मुझे वो सबसे बेस्ट लगती है उनकी, जैसे जो अपन उसको बोलते हैं ना इंस्टिंक्ट, या एक ऑब्जर्वेशन पावर की, पहले पता लग जाता है कि ये सही है या गलत है। उनमें बहुत तगड़ा रहता है। अगर आप किसी वुमेन की एडवाइस से अगर आगे बढ़ोगे ना, तो आपको सक्सेस मिलेगी। और आप अपनी लाइफ में एडवाइजर में एक वुमेन को तो जरूर रखना, क्योंकि उनका वो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, उनका वो अंदर से वाली चीज बहुत तगड़ी रहती है, क्या बोलते हैं उसको। सो पुलिस पेंडेंसी, काफी सारे साइबर क्राइम के केस पुलिस के पास है वो पेंडिंग रहता है, हम लोग को देखने को मिलता है। बट हालांकि ये ठीक हुआ है, इंप्रूव हुआ है, पुलिस जल्दी जल्दी केस को निपटा रही है। बट कन्विक्शन रेशियो बहुत पुअर। कन्विक्शन रेशियो क्या होता है कि पुलिस के पास केस आया और पुलिस ने उस केस में अपराधी को सजा नहीं दी, सजा सजा दे दी तो कन्विक्शन, बट ये कन्विक्शन रेशियो पुअर है कि अपराधी नहीं मिल पाता, केस क्लोज हो जाता है। कोर्ट की पेंडेंसी तो हाई है ही। अब कुछ चैलेंजेस भी हम लोग को साइबर क्राइम पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि लैक ऑफ अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस की कमी, राइट। नए नए थ्रेट्स, खतरे हम लोग को नए नए उभरते हुए आ रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। लिमिटेड साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वही सेम चीज। लैक ऑफ साइबर क्राइम लॉ, साइबर क्राइम लॉ की कमी। और आज की डेट में साइबर क्राइम को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम होगा तो इंडिया की इकोनॉमी पर भी खतरा पड़ सकता है, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका होता है। नेशन की सिक्योरिटी, हमारे जो कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं कहोगे, इसको आप बोलोगे, जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सिक्योर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो सब खतरे में जा सकते हैं। पर्सनल प्रिवेसी, साइबर सिक्योरिटी जॉब्स वो बढ़ेंगी, तो उसके लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है। फिर हमारा डिजिटल इनिशिएटिव तो है ही, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, राइट। अब कौन से कानून है कि जो कि हमारी इंडिया के अंदर साइबर क्राइम को गवर्न करता है। तो आईटी एक्ट 2000 के बारे में आपको पता है, आईपीसी के अंदर वेरियस सेक्शंस हैं। आधार एक्ट 2016 का हम लोग को देखने को मिलता है। कॉपीराइट एक्ट 1957 का है। आरटीआई एक्ट 2005 का है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये एक फैक्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए अब हम स्टेट पीएससी की न्यूज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मीराबाई छानू
इन्होंने जीता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दूसरी बार, और ये पहली महिला थी जिन्होंने ये अवार्ड जो है वो 2 बार जीता है। टेबल टेनिस प्लेयर भवीना पटेल ने रिसीव किया है बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये कैटेगरी जो अवार्ड की है ये पहली बार इंट्रोड्यूस की गई। बॉक्सर नीतू घनघस, इनको सिलेक्ट किया गया है बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के तौर पर। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मिला है प्रीतम सिवाच को, जो फॉर्मर इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन। वुमेन लॉन बाउल्स टीम, इसको मिला है बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड लॉन्च हुआ था 2019 में, और ये बेसिकली स्पोर्ट्स वुमेन जो इंडिया के अंदर है उसको सम्मान करता है, यानी कि उनको रिकॉग्नाइज करता है और उनके योगदान को जो है वो ऑनर करता है। अब छत्तीसगढ़ का एक बजट आया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने एक बजट प्रस्तुत किया है। 1,21,500 करोड़ रुपए का ये बजट है। बजट का मोटो है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, और इसमें 16.1% एजुकेशन के लिए लगा है। बेस्ट चीज है छत्तीसगढ़ के अंदर, नोट कर लेना, मेंस में भी उपयोग कर सकते हो आंसर्स में, क्योंकि एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसमें ये लाइन जरूर लिख लेना कि छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर पता है एजुकेशन में 16% का एलोकेशन है टोटल उनके बजट का। 16%, 16.1% एजुकेशन को अलॉट किया, बहुत बढ़िया बात है। 19,000 करोड़ रुपए जो है वो लगाए जा रहे हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। 10,380 करोड़ के आसपास जो है वो लगाए जा रहे हैं पंचायत और रूरल डेवलपमेंट के लिए। 25 करोड़ नवीन योजना के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ, जो हम लोग को बेरोजगार युवा जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके वेलफेयर के लिए है। 2500 रुपए पर मंथ अलाउंस जो है अनएम्प्लॉयड युवाओं को इसके तहत नवीन योजना के तहत दिया जाएगा, और उनको मिलेगा जो 12वीं पास है और जिनका एज ग्रुप 18 से 25 साल का है। सरकार ने जो है वो पेंशन बढ़ा दी है, 300 से 500 रुपए कर दी है एल्डर्स, विडोज और स्पेशली एबल्ड के लिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्र के जो वर्कर्स हैं उनकी भी जो सैलरी है वो बढ़ा दी है। 6500 रुपए पर मंथ से 10,000 रुपए पर मंथ कर दी है। 6,800 रुपए एलोकेट किए गए हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए बढ़ा दिया गया, 25,000 से 50,000 कर दिया है। 26 करोड़ रुपए निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए एलोकेट किए गए हैं। 101 नवीन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मेडिकल स्कूल जो है वो ओपन किए जाएंगे 870 करोड़ में, और 4 नए मेडिकल कॉलेजेस मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा और कबीरधाम जिले में डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग को 4 नए मेडिकल कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। 990 करोड़ रुपए डॉक्टर खूबचंद बघेल हेल्थ असिस्टेंस स्कीम के लिए एलोकेट किए गए हैं। 1,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए किया गया है। लाइट मेट्रो सर्विस लॉन्च की जाएगी, न्यू रायपुर से अटल नगर से दुर्ग की तरफ जो है वो जाएगी ये गाड़ी। जर्नलिस्ट हाउसिंग लोन ग्रांट स्कीम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन हाउस के तहत चीफ मिनिस्टर ने इंटरेस्ट सबवेंशन हाउसिंग लोन पर जो है वो 25 लाख तक देने की बात करी है। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब यह है कि आप जब लोन लेते हो हाउस लोन, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है तो उस पर सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। क्वेश्चन बनेगा कि मिशन हर पेमेंट डिजिटल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह मिशन जो है वो लॉन्च किया कि जनता के बीच में, मासेस के बीच में जो है वो डिजिटल पेमेंट्स को पॉपुलराइज करने के लिए। और बताया जा रहा है कि अवेयरनेस वीक जो हम लोग को 12 मार्च तक की देखने को मिली थी, राइट, तो उसमें सिटीजन्स को अवेयर किया जा रहा है डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड। इसकी थीम थी डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। ऑब्जेक्टिव जो हर पेमेंट डिजिटल का हम लोग को देखने को ये मिलता है कि डिजिटल पेमेंट को आसान बनाना और कन्वीनियंट बनाना, और ये इंकरेज करेगा लोगों को कि लोग बाग जो है वो डिजिटल पेमेंट्स अडॉप्ट करें। और इन्होंने इन्फॉर्म किया कि 22 दिसंबर 2022 से 1000 करोड़ ट्रांजैक्शन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन हर महीने जो है वो पेमेंट सिस्टम के थ्रू देखने को मिल रहा है। और G20 थीम के अंडर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने की बात की गई, और जो रीजनल ऑफिसेस जो रिजर्व बैंक के हमें देखने को मिल रहे हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगे पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, जिसके थ्रू ये प्रमोट कर सकें एक्सेप्टेंस और उपयोग डिजिटल पेमेंट्स के। रिजर्व बैंक जो है वो लॉन्च करेगी 75 डिजिटल विलेज प्रोग्राम्स को।
एक नया प्रोग्राम फिन एम्पावर, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यूनाइटेड नेशन वुमेन इंडिया ने लॉन्च किया है, और ऑब्जेक्टिव यही है कि महिलाओं को सशक्त बनाना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से सशक्त बनाना। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यूनाइटेड नेशन वुमेन इंडिया ने कोलैबोरेट किया कि वो ऑर्गेनाइज करेंगे, और मतलब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है रिंग द बेल फॉर द जेंडर इक्वलिटी सेरेमनी। और ऑब्जेक्टिव यही था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इन्वेस्टमेंट है वुमेन लीडर और एंटरप्रेन्योर्स का, उसको बढ़ाया जाए। मिस्टर सुंदर रमन राममूर्ति जो एमडी और सीईओ हम लोग को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के देखने को मिलते हैं, और मिस सुसैन फर्गुसन जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन वुमेन इंडिया की, इन्होंने जॉइंटली इस घंटी को बजाई इक्वलिटी को बताते हुए, जेंडर इक्वलिटी को के पर्पस के लिए, राइट। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अट्टूकल पोंगला फेस्टिवल, अट्टूकल पोंगला फेस्टिवल ये तिरुवनंतपुरम में सेलिब्रेट किया गया। अट्टूकल पोंगला जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया अट्टूकल भगवती मंदिर के अंदर, जो केरला के अंदर है, तिरुवनंतपुरम में। थाउजेंड्स ऑफ महिला डिवोटीज जो हैं उन्होंने पोंगाला ऑफर किया मां भगवती को। अट्टूकल पोंगाला फेस्टिवल जो है ये बेसिकली लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग होती है वुमेन की पूरे दुनिया भर में, बट हाँ अभी नहीं हो रही है, पहले हुई थी। और इसे वुमेन साबरीमाला भी कहते हैं, राइट। और इसमें पोंगाला जो है वो बनाया जाता है, राइट। अब ये पोंगाला जो है वो क्या है, तो ये कोकोनट, राइस, गुड़ वगैरह जो होते हैं ना, उसका मिक्सचर हम लोग को देखने को मिलता है। उसको एक घड़े के अंदर, या आप कह सकते हैं कि वो मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें जो है वो पकाया जाता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, और सिर्फ महिला ही इस पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, इस फेस्टिवल में। और 2009 में 25 लाख महिला ने इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, और इस चीज के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी 2009 में इसका नाम शामिल हुआ कि इतनी लार्जेस्ट गैदरिंग महिलाओं की फेस्टिवल के दौरान देखने को मिली। अब याद रखना, मध्य प्रदेश की 53rd डिस्ट्रिक्ट है तहसील महूगंज, जो रीवा की हम लोग को देखने को मिल रही है। 4 मार्च को चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने तहसील मऊगंज जो रीवा डिस्ट्रिक्ट की है उसको 53rd डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की बना दी। तो मऊगंज जो है वो 53वीं डिस्ट्रिक्ट हम लोग को मध्य प्रदेश की देखने को मिल रही है। इसमें 4 बेसिकली तहसील को जो है वो इंक्लूड किया है, शामिल किया गया है। मऊगंज, हनुमाना, नई गरही और दियो तालाब। और 8 डिस्ट्रिक्ट हम लोग को विंध्या क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अंदर अब देखने को मिल रही है। और जो लोग हैं माहूगंज के, वो डिमांड उठा रहे हैं कि उनको सेपरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो, काफी समय से इनकी डिमांड थी कि हमें सेपरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो दो, तो अब सेपरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो इनको मिल गई है। और चीफ मिनिस्टर ने बताया जा रहा है कि यहाँ पर नई डिस्ट्रिक्ट के को बनाने के लिए 784 करोड़ रुपीस खर्च करने की बात करी है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको मिल गया है एयर सर्विस क्वालिटी का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड 2022 के लिए। और वाकई में है तो ये बहुत बढ़िया एयरपोर्ट, राइट। बट बहुत भीड़ रहती है। मेरे को इस एयरपोर्ट से सिर्फ एक ही शिकायत है कि यहाँ पर भीड़ बहुत रहती है यार, बहुत। और उस भीड़ को टैकल करने के लिए इनको और विंडोज ओपन करने चाहिए, नहीं तो आधे आधे घंटे तक, यानी कि अगर आपको चेक इन करवाना है तो आपको आधे आधे घंटे लग जाएंगे अंदर जाने में। और फिर तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु के अंदर, ये बेस्ट एयरपोर्ट हम लोग को एशिया पैसिफिक क्षेत्र का देखने को मिलता है, जहां पर 2 मिलियन पैसेंजर हर साल जो है वो आते हैं पर एनम। और 40 मिलियन पैसेंजर से भी ज्यादा पैसेंजर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नजर आते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करती है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि एक GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंसोर्टियम हम लोग को देखने को मिलती है। और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है, और उसने जो है वो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन बताया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है। और ACI की हम लोग जो है वो बात करें तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को, यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए देखने को मिलता है, जो 1991 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कनाडा के क्यूबेक मॉन्ट्रियल में हम लोग को देखने को मिलता है। SS दुबे 28वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आती है। 1989 बैच के इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस ऑफिसर थे ये, UPSC क्वालिफाई किया था इन्होंने। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करें तो ये प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अकाउंटिंग से रिलेटेड
जो भी मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या जो भी मुद्दे होते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो उस पर ये एडवाइस देते हैं, राइट। ये एस्टैब्लिश करते हैं, मैनेज करते हैं एक टेक्निकली साउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, और प्रिपेयर करते हैं, सबमिट करते हैं अकाउंट्स को यूनियन गवर्नमेंट के, राइट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट में भी जो है वो हेल्प करता है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट डबल हो गया है 2015 2014 2015 से। बताया जा रहा है कि 2022 2023 पे 1.72 लाख रुपीस हम लोग को नजर आया। इससे पहले 86,647 हुआ करता था 2014-2015 में। 15.8% की ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ गई है। पर कैपिटा इनकम तो बढ़ गई है, बट एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा हो गया है। ये तो कोई बता नहीं रहा है। बोल रहे हैं कि हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक और सोशल मोबिलिटी के अंदर इंप्रूवमेंट नजर आए। इंडिया दुनिया की 5th लार्ज इकोनॉमी बन गई है। अब देखो पर कैपिटा इनकम भी जो कैलकुलेट जो है वो की जाती है, इसमें आप ऑब्वियसली बात है कि जो रिच और पुअर का जो गैप है वो नहीं देखा जाता। अब रिच ही जो है वो 90% वेल्थ एक्यूमुलेट करके बैठे हुए हैं, यानी कि 10% रिच जो है वो 90% वेल्थ को एक्यूमुलेट किए हुए हैं इंडिया की, यानी कि 10% अमीरों के पास 90% पैसा है पूरे इंडिया का। तो पर कैपिटा इनकम थोड़ी ना फिर सही तरीके से जो है वो उसका रिजल्ट बेटर थोड़ी ना आएगा। तो इशू तो है, खर्चे तो ऑलरेडी है। इंडियन नेवी की INS त्रिकंड ये पार्टिसिपेट कर रही है इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 23 में। 50 से भी ज्यादा कंट्रीज और इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसीज ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। 26 फरवरी से 16 मार्च के बीच में ये एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिली। इंडियन नेवी ने जो है वो पार्टिसिपेट किया IMX में पहली बार। ये IMX एक्सरसाइज इसको बोलता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, राइट। एम जो इस एक्सरसाइज का यही है कि एनहांस करना मैरीटाइम पार्टनर, इंडियन ओशन रीजन में जितने भी हमारे कंट्रीज है मैरीटाइम पार्टनर है उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो नहीं लगेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो लोग खरीदते हैं उनको। अपार्ट फ्रॉम दैट 13 अक्टूबर 2005 तक की 13 अक्टूबर 2005 तक की चीज आप ध्यान में रखिएगा कि 13 अक्टूबर 2025 तक जो भी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करते हैं उसमें कोई फीस जो है वो नहीं लगेगी। और ये फैसिलिटी अवेलेबल है सभी 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, राइट। तो ये चीज हमें देखने मिली। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड कराती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उसके अलावा एक्स्ट्रा उत्तर प्रदेश के अंदर ये सब्सिडी दी जाएगी। अब लाडली बहना स्कीम जो है वो किसकी है, तो मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम है महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, इसको लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अपने 65th बर्थडे के दिन। और महिला जो है उनको 1000 रुपए दिए जाएंगे हर महीने, और इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और वुमेन का एज ग्रुप 23 से 60 का बताया गया है, और उनको 1000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। और बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं महिलाओं को जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है या जिनके पास 5 एकड़ से कम की जमीन है। और मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि इंक्रीज करना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन और इंप्रूव करना हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस। मध्य प्रदेश बजट 2023 के अंदर प्रोविजन था 8000 करोड़ रुपए का, मतलब इन्होंने रखा है 8000 करोड़ रुपए का प्रोविजन इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। विनोद कुमार शुक्ला, इनको पेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या फिर नबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन इंटरनेशनल लिटरेचर मिल गया है। तो ये टॉपिक मैं आपको पहले भी जो है पढ़ा चुका हूं, आपको शायद याद आ रहा हो, हमने यूपीएससी के करंट अफेयर्स में इस टॉपिक को कवर कर लिया था। ये एनिमी प्रॉपर्टी कौन सी होती है यार? हालांकि बहुत पहले बताया था मैंने, इस टॉपिक के बारे में पढ़ाया है आपको। एनिमी कौन है हमारे एनिमी? किनके साथ हमारा वॉर हुआ है? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान वॉर और इंडिया चाइनीज वॉर। तो हमारे एनिमी जो है वो 2 है, चाइना पाकिस्तान। तो वॉर के समय पर जिन भी लोगों की प्रॉपर्टी यहां पर थी और जो लोग छोड़कर भाग गए और अभी तक उस पर किसी का भी होल्ड नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी खंडर पड़ी हुई है। तो बताया जा रहा है कि अब इन प्रॉपर्टी को मोनेटाइज किया जाएगा, मतलब इन प्रॉपर्टी का सरकार यूज करेगी इनको बेचकर या फिर इस पर कोई कंस्ट्रक्शन करके, यानी कि अपनी कोई चीज जो है वो चालू करके। तो पर्पस यही है सभी एनिमी प्रॉपर्टी को मोनेटाइज करना जो पाकिस्तानी और चाइनीज सिटीजनशिप की थी, राइट। सर्वे कंडक्ट किया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स ने, ये फैक्ट ध्यान में रखना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स ने सर्वे किया और इन सब प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज किया ऑफिस ऑफ कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया ने। अब ऑफिस ऑफ कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया
किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सर्वे जो प्रॉपर्टी का है वो शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। मेजोरिटी ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर दिल्ली में है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं अतिक्रमण हो गया, राइट, एनिमी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उसको अतिक्रमण ना हो जाए, इस पर्पस के लिए तुरंत फटाफट जो है उन प्रॉपर्टी को बेचो, मोनिटाइज करो। और पोस्ट इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 यानी कि 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो लाया गया था 1968 में। फिर डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एस्टेट की बारे में बात करें तो उसका मतलब ये हेडक्वार्टर है इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर तरीके से कंटोनमेंट एक्ट 2006 पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो किए जाए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। चलो फटाफट अब आंसर दो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर दो। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि वो एग्जेम्प्ट करेगी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस इलेक्ट्रिक व्हीकल के परचेज पर। कब तक? 2026 की बात हुई है ना, 13 अक्टूबर, सॉरी 2025। लाडली बहना स्कीम जो है वो किस राज्य की स्कीम है? मध्य प्रदेश। किनको जो है वो ये लाइफ टाइम नबोवोक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मिला है? तो किनको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है पहला नेशनल सर्वे ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी, और इसको किसने कंडक्ट किया है? जल्दी बताइए। डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट ने कंडक्ट किया। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी पहुंच गई है? 1.12 लाख, नहीं 1.72, सॉरी मैं गलत हूं यहाँ पर, 1.72 लाख, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग शिप्स, कौन सी शिप जो इंडियन नेवी की है जिसने पार्टिसिपेट किया IMX CE 23 में? बताओ। त्रिकंड। फिर किसने जीता है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दूसरी बार? तो कौन है? कोई नाम समझ में आ रहा है? मीराबाई चानू। छत्तीसगढ़ बजट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने 1,21,500 करोड़ का बजट दिया, बिल्कुल सही। सेकेंडली, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 25,000 से 50,000 बढ़ा दिया गया, बिल्कुल सही। डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस, एक मिनट रुकना यार, कोई डिस्टर्ब कर रहा है। हेलो, अबे नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड यार, मुझे वैसे ही मैं परेशान हो गया, पूरे क्रेडिट कार्ड फुल बैठे हुए हैं, इधर उधर घुमाना पड़ता है, परेशान कर देते हैं। डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2023 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी, कब से कब लॉन्च करी? और लॉन्च किया उसमें एक मिशन, कौन सा मिशन है? हर पेमेंट डिजिटल है ना, हर पेमेंट डिजिटल, यस। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यूनाइटेड नेशन वुमेन इंडिया ने लॉन्च किया एक नया प्रोग्राम, फिन एम्पावर, ही है ना इसका नाम, फिन एम्पावर, यस करेक्ट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं 8:30 बजे, और आज तो एंशिएंट हिस्ट्री है आपकी। सो चैप्टर 1, 2, 3 उम्मीद करता हूँ पढ़ लिया होगा आपने। पहला चैप्टर तो ऐसे ही था, दूसरे और तीसरे चैप्टर में मस्त चीज है। तो विल मीट यू एट 8:30 PM। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।